साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी के सिलेबस में रशीद अहमद सिद्दीकी का एक इंशाइया अरहर का खेत दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में जानें, उसके बाद इनका जो इंशाइया है अरहर का खेत, उसका खुलासा हम बताएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में जानते हैं। नाम इनका रशीद अहमद, और रशीद अहमद सिद्दीकी 25 दिसंबर 1896 ईस्वी को जौनपुर में पैदा हुए थे। कहाँ? जौनपुर में। कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1896 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल जनवरी 1977 में, जनवरी 1977 में पैदा कब हुए थे? 1896 में, और इंतकाल कब हुआ? जनवरी 1977 में हुआ, और अलीगढ़ में दफन किए गए। देखिए, पैदा हुए थे ये जौनपुर में, लेकिन इंतकाल इनका 1977 में कहाँ हुआ? अलीगढ़ में दफन किए गए। ठीक, पूछा जा सकता है, तो छोटी सी छोटी पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। तो अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी के वालिद का नाम अब्दुल कदीर था। क्या था? अब्दुल कदीर था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की इब्तदाई तालीम जौनपुर में हुई। इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? जौनपुर में हुई, और उन्होंने 1914 में इंट्रेंस का इम्तहान पास किया। 1914 में इंट्रेंस का एग्ज़ाम पास किया। तो अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने बीए 1919 में किया। एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने बीए 1919 में किया, और बीए 1919 में किया, और एमए 1921 में किया। ठीक है, पास किया। तो अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी की शादी जमीला खातून, यानी इनकी वाइफ का नाम जमीला खातून था, और कब हुई? 1923 में हुई। 1919 में बीए किया, 1921 में एमए किया, और 1923 में शादी कर ली। 2-2 साल का अंतर है। देखिए, 1919 के बाद 1921, और 1921 के बाद 1923। बीए, एमए और शादी सब क्रम से है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की पाँच लड़के और 3 लड़कियां थीं। 5 लड़के थे इनके, और 3 लड़कियां थीं। ध्यान में रखिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ मंथली के एक अरसे तक मुदीर रहे। अलीगढ़ कोई अखबार है या कोई रिसाला है, मंथली निकलता था, तो उसके मुदीर थे ये। ठीक, अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी तासराती नकाद हैं। नकाद हैं ये, तासराती नकाद हैं। पूछा जा सकता है कि तासराती नकाद इनमें से कौन है? 4 विकल्प दिया जा सकता है, तो आप लोग रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम टिक करिएगा। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो आप समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपके इम्तिहान में कहीं से भी छोटा सा क्वेश्चन के रूप में बना सकता है। तो अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी की तनकीदों पर तासुराती तनकीद के बानी स्पिंगारेन की छाप खासी हद तक मिलती है। ये एक अंग्रेज़ थे, तो इनकी छाप रशीद अहमद सिद्दीकी के तनकीदों पर मिलती है। तो अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने तरक्की पसंद तहरीक से नापसंदीगी का इजहार किया। मतलब तरक्की पसंद तहरीक से ये दूर रहे। नापसंदीगी का इन्होंने इजहार किया। नापसंदीदगी मतलब ये इनको जो है तरक्की पसंद तहरीक पसंद नहीं थी, नापसंदीदगी का इजहार इन्होंने किया। तो अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी अकबर इलाहाबादी से मुतासिर थे। मतलब अकबर इलाहाबादी जो थे, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अकबर इलाहाबादी का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। रशीद अहमद सिद्दीकी इनसे प्रभावित थे। किससे? अकबर इलाहाबादी से। तो अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी अल्फाज के इस्तेमाल और अपने असलूब से ज़राफ़त पैदा करते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी अल्फाज के इस्तेमाल और अपने असलूब से ज़राफ़त पैदा करते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी अल्फाज के मामूली उलटफेर से मिजाह पैदा कर देते हैं। ये सब इनकी खासियत है, विशेषताएँ हैं। क्या विशेषताएँ हैं? कि रशीद अहमद सिद्दीकी अल्फाज के इस्तेमाल और अपने असलूब से ज़राफ़त पैदा करते हैं। और दूसरी खासियत ये है कि रशीद अहमद सिद्दीकी अल्फाज के मामूली उलटफेर से मिजाह पैदा कर देते हैं।
तो अगला पॉइंट है रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीरों में मकामी रंग गालिब है। ठीक, मकामी रंग गालिब है। तो अगला पॉइंट है साथियों, रशीद अहमद सिद्दीकी को वाल्टर स्कॉट से मुतासिल दी जा सकती है, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी की तहरीरों में जिस तरह अलीगढ़ का झलक मिलता है, इसी तरह स्कॉट के यहाँ स्कॉटलैंड की परछाइयाँ मिलती हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। इस लाइन को एक बार और पढ़ दिया जाए कि रशीद अहमद सिद्दीकी को वाल्टर स्कॉट से मुमासिल दी जा सकती है, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी की तहरीरों में जिस तरह अलीगढ़ का झलक मिलता है, इसी तरह स्कॉट के यहाँ स्कॉटलैंड की परछाइयाँ मिलती हैं। तो अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी की बाज़ तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है। एक बार फिर से पढ़िए कि रशीद अहमद सिद्दीकी की बाज़ तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है। अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी के मुतालिक कहा जाता है रशीद अहमद सिद्दीकी को लेकर के ये कहा जाता है कि वो मामूली और बज़ाहिर गैर अहम महसूस होने वाले वाक़यात और एशिया के बयान में गज़ब का मिज़ाह पैदा कर देते हैं। इनकी तारीफ़ है और रशीद अहमद सिद्दीकी की तारीफ़ की गई है। रशीद अहमद सिद्दीकी को लेकर बहुत सारे कौल भी हैं, वो हम लास्ट में बताएंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अभी तक तो रशीद अहमद सिद्दीकी की तारीफ़ के बारे में सुन रहे थे, अब इनके इजाज़ात के बारे में देखिए, इनको कौन कौन से इनामात मिले हैं। तो पहला है, रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्म श्री 1963 में मिला था। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्म श्री अवार्ड कब मिला था, तो 1963 में मिला था। या इसी प्रश्न को उलटफेर कर सकते हैं कि पद्म श्री अवार्ड 1963 में किसको मिला था, तो रशीद अहमद सिद्दीकी को मिला था। अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी को गालिब की शख्सियत और शायरी पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में मिला था। गालिब की शख्सियत और शायरी पर साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, 1971 में मिला। तो 1963 में तो पद्म श्री अवार्ड मिला, लेकिन साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, 1971 में मिला। एक एक चीज़ ध्यान से पढ़िएगा, देखते रहिएगा। तो अगला पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी के कारनामे, इन्होंने क्या क्या किया। तो इन्होंने जो है तनकीदें और मजमून ज़्यादा लिखे हैं, खुदनवीस भी इनकी है। तो देखिए, तंज़ियात व मज़हक़ात, ये तनकीद है इनकी, पहला। ठीक, तो अगला है गालिब की शख्सियत और शायरी। तीसरा है जदीद गज़ल, ये मजमून इन्होंने लिखा है जदीद गज़ल के नाम से। फिर आशिफ्ता बयानी मेरी, ये खुदनवीस है इनकी, देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हम इसको जो है अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं। आशिफ्ता बयानी मेरी, ये खुदनवीस है किसकी, रशीद अहमद सिद्दीकी की। फिर खंदा, रशीद अहमद सिद्दीकी के रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है खंदा। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी के रेडियाई तकरीरों का मजमुआ। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, खाकों का मजमुआ। देखिए, इनके खाकों का मजमुआ बहुत सारा है। देखिए, गंज है गिरा माया, ये खाकों का मजमुआ है, ये पहला खाकों का मजमुआ है। ठीक, 1937 में इन्होंने इसे शाये किया था। इसमें 16 खाके हैं। कितने, 16 खाके। पहला देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी खाका इन्होंने लिखा हुआ है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी खाका रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे डॉक्टर मुख्तार अंसारी का भी खाका रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे सैयद सुलेमान अशरफ का भी खाका रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे मौलाना अबू बकर का भी खाका इन्होंने लिखा हुआ है। पाँचवें पे असगर हुसैन गोंडवी का भी खाका इन्होंने लिखा हुआ है। ये खाका निगारी हम देख रहे हैं। मोहम्मद अयूब अब्बास का भी खाका इन्होंने लिखा हुआ है। सर मोहम्मद इकबाल का भी खाका इन्होंने लिखा है। अहसन मार हरवी का भी इन्होंने खाका लिखा है। सैयद महफूज अली का भी खाका लिखा है। बदायूनी, ये एक ही में है, सैयद महफूज अली बदायूनी। 10वें नंबर पे सैयद नसीरुद्दीन अलवी का भी खाका इन्होंने लिखा हुआ है। सज्जाद हैदर यलदरम का भी इन्होंने खाका लिखा हुआ है। एक एक खाका इसलिए पढ़ के सुना रहे हैं क्योंकि प्रश्न में जब आप देखेंगे तो कोई भी खाका ये पूछ सकता है
कि सज्जाद हैदर यल्दरम का खाका किसने लिखा। 4 विकल्प दे देगा और उसी में एक विकल्प में रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम दिया हुआ रहेगा। तो सर शाह सुलेमान का भी खाका इन्होंने लिखा हुआ है। तो अगला देखिए, सर शाह सुलेमान के बाद शेख हसन अब्दुल्ला का भी इन्होंने खाका लिखा हुआ है। हमने कहा ना 16 खाके हैं इस गंज हाय गरा माया में। ये खाके का मजमुआ है, 1937 में शाया हुआ था और इसमें 16 खाके हैं। तो 14वां है तेरी याद का आलम। फिर बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, देखिए कितना खाका इन्होंने लिखा हुआ है। सर जियाउद्दीन, फिर है दूसरा खाके का मजमुआ हम नफसान रफ्ता, 1966 में ये शाया हुआ। इसमें 7 खाके हैं, इन 7 को भी देख लीजिए। शफीकुर रहमान किदवई, ठीक है, शफीकुर रहमान किदवई, इनका भी खाका इन्होंने लिखा हुआ है। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी का भी खाका है, ठीक है। उसके बाद अफजल उलमा डॉक्टर अब्दुल हक, इनका भी खाका इन्होंने लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, इनका भी खाका है। 5वें पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका भी खाका इन्होंने लिखा हुआ है। प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी का भी खाका लिखा हुआ है, कुंदन, ठीक है। फिर है दीगर खाके, मतलब इनके और खाके हैं। इकबाल सहील, शेख नियाजी, जाकिर साहब, मुर्शिद, गुजरगाह ख्याल, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहीं जिसे, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। दीगर इनके खाके हैं अलग, जो खाकी मजमुआ जो उनका था 2, एक में 16 है और एक में 7 है। तो 16 है उसका नाम है गंज हाय गरा माया, दूसरा जो है खाके का मजमुआ हम नफसान रफ्ता। तो अब ये जो दीगर खाके इन्होंने लिखे हैं वो हैं। तो हबीबुर रहमान खान शेरवानी, कुछ हसरत के बारे में, ठीक है, ये एक और खाका है, कुछ हसरत के बारे में लिखा है इन्होंने, हसरत। उसके बाद में काजी अजीजुद्दीन अहमद बिलग्रामी, कितने खाके इन्होंने लिखे हैं आप देख लीजिए। जिगर साहब के बारे में भी लिखे हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी खाका इन्होंने लिखा है। इनका जो इंशाइया है, इंशाइया देख लीजिए जो आपके सिलेबस में है, अरहर का खेत, इनका इंशाइया है। वकील साहब के बारे में लिखा है, मुगालता, घाघ, चारपाई, सहील की सरगुजिश, ठीक, देहाती डॉक्टर, पासबान। तो ये सब जो है इनके लिखे हुए मज़ामीन थे। जैसे कि ये खाके हैं, ये पहला खाका, इसमें 16 खाका है। खाका का मजमुआ है पहला जो है गंज हाय गिरा माया, दूसरा क्या है हम नफसान रफ्ता, ठीक है, इसमें 7 खाके के मजमुए हैं। फिर दीगर जो खाके हैं इनके वो ये हो गए 8-10 जो भी हैं। फिर मज़ामीन रशीद अहमद सिद्दीकी के कुछ मज़ामीन हैं। मज़ामीन रशीद अहमद सिद्दीकी के इन 20 मज़ामीन का मजमुआ है। ये 20 मज़ामीन का मजमुआ है मज़ामीन रशीद, ठीक है। 20 मज़ामीन याद रखिएगा, पूछ लेगा कि मज़ामीन रशीद में कितने जो है मज़ामीन लिखे गए हैं। जो खाका है इनका जो मजमुआ है मज़ामीन का, मज़ामीन रशीद, इसमें कितने मज़ामीन लिखे गए हैं। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के इस 20 मज़ामीन का मजमुआ है ये, जिसकी बुनियाद तंज़र व मिज़ाह पर है, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, मज़ामीन रशीद के अनावीन, ठीक है। तो पहला है सरगुजिश्त अहद गुल, दूसरा है हाजी साहब, तीसरा है मौलाना सुहेल, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं पेज पे। चौथा है धोबी। तो धोबी के बाद में साथियों धोबी के बाद में वकील साहब के बाद में अपनी यादें, फिर चारपाई, पासबान, अरहर का खेत, गवाह, शैतान की आनत, माता बदल, फिर कारवां पैदास्त, फिर घाघ, आमद में आवर्द, मुगालता, मुर्शिद, मुशल्त, कुछ का कुछ, सलाम हो खबर पर, ठीक है। तो ये सब इनके जो है मज़ामीन थे। रशीद अहमद सिद्दीकी के अक़वाल, हमने कहा था इनके बारे में तमाम अक़वाल भी हैं। तो पहला है
आप वीडियो कई बार देखेंगे साथियों तो आपको सब याद हो जाएगा, और याद ना हो तो आप नोट्स कर लीजिए, नोट बना लेंगे तो उसके बाद जब पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। थोड़ा बड़ा है इनके बारे में, तो फिर रशीद अहमद सिद्दीकी के जो अक़वाल हैं उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे अक़वाल पूछा गया है। तो देखिए, शायर की ज़ुबान से आलम बेखुदी में एक तराना निकल जाता है। आराम से पढ़िए, शायर की ज़ुबान से आलम बेखुदी में एक तराना निकल जाता है जो सामा से दिमाग तक पहुंचकर हमको वारफता हस्ती कर देता है। ये खुद कहते हैं, ये रशीद अहमद सिद्दीकी के अक़वाल है ना। दूसरे नंबर पे कहते हैं, मेरे नज़दीक मारवाड़ी औरतें 3 चीज़ों का मजमुआ हैं, घूंघट, गंदगी और गहना। ये जो अक़वाल हैं इनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही अहम हैं। इन अक़वालों को देखिए एक बार फिर से, हम शुरू से पढ़ते हैं। शायर की ज़ुबान से आलमे बेखुदी में एक तराना निकल जाता है जो सामा से दिमाग तक पहुंचकर हमको वारफता हस्ती कर देता है। ठीक, अगला पॉइंट है, मेरे नज़दीक मारवाड़ी औरतें 3 चीज़ों का मजमुआ है, पहला घूंघट, दूसरा गंदगी और तीसरा गहना। तीसरा पॉइंट है, सदाकत ख्याल और असलूब इजहार की मेराज है। सदाकत ख्याल और असलूब इजहार की मेराज है, यानी कि सदाकत ख्याल और असलूब इजहार की मेराज है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़दीक तनकीदाना रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़दीक तनकीद न एज़दा का फ़न है और न अहरमन का फ़न है, इंसान का फ़न है। तो अगले पे पॉइंट पे चलते हैं साथियों। शायरी दुनिया की मादरी ज़ुबान है। इन्होंने कहा कि शायरी दुनिया की मादरी ज़ुबान है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये किसी भी क्वेश्चन के रूप में किसी भी पेपर में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको देखें। शायरी दुनिया की मादरी ज़ुबान है, ये किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। तो अगला पॉइंट है, बिजनौरी मरहूम मुफ़कर ज़्यादा और आर्टिस्ट कम थे। ये किसने कहा? ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। अब देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी के मुतालिक मुख्तलिफ आरा ख़यालात जो दूसरे लोगों ने कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। ये जो ऊपर आपने देखा ये तो खुद इन्होंने ही कहा है, लेकिन जो दूसरे लोगों ने कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में उसको अब देख लेते हैं। रशीद साहब के ख़यालात में रोमानियत की झलक है। ये किसने कहा? रशीद साहब के ख़यालात में रोमानियत की झलक है, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। फिर से देखिए, रशीद साहब की ख़यालात में रोमानियत की झलक है, किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। फिर दूसरा पॉइंट है, उर्दू नक्काद तज़किरा नवीसी के कुछ ऐसे खुद खोगर हुए हैं कि वह तनकीद के फ़राइज़ को बहसन बखूबी इंजाम नहीं देते। तंज़रियात व मज़हक़ात भी तज़किरा नवीसी की एक मिसाल है। ये भी कलीमुद्दीन अहमद ने ही कहा है। एक बार फिर से इसको पढ़िए कि उर्दू नक्काद तज़किरा नवीसी के कुछ ऐसे खोगर हुए हैं कि वो तनकीद के फ़राइज़ को बहसन व खूबी इंजाम नहीं देते। तंज़रियात व मज़हक़ात का भी तज़किरा नवीसी की एक मिसाल है। ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तंजर से ही आई है। रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तंजर से ही आई है। ये आल अहमद सुरूर ने कहा है। तो एक एक पॉइंट देखते रहिए आप। ये अगला पॉइंट है, रशीद साहब के असलूब की बुनियाद फ़िक्र पर है। महज जमालियाती कैफ, लफ्ज़ी शाबदा गिरी और तफरीह व मिजाह पर नहीं। कहते हैं कि रशीद साहब के असलूब की बुनियाद फ़िक्र पर है। महज जमालियाती कैफ, लफ्ज़ी शाबदा गिरी और तफरीह व मिजाह पर नहीं, वह पढ़ने वाले तक नई बसीरत पहुंचाना चाहते थे। ये मोहम्मद हसन ने कहा है। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि रशीद साहब का
तर्ज आम फहम नहीं समझा जाता। दूसरे, उनके यहाँ मकामी रंग ज़्यादा है। जो लोग अलीगढ़ की अकामती ज़िंदगी, कच्ची बारीक और पक्की बारीक की चपकलिस, जहल, मरकब और यूनेन से वाकिफ़ नहीं, वो तंजर की वाक़ियत और गहराई को पूरे तौर पर महसूस नहीं करते, आल अहमद सुरूर ने कहा है। तो अगले पेज पर चलते हैं साथियों। कुछ और लोगों के भी आरो ख्यालात हैं इनके बारे में, रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। तो देखिए साथियों कि रशीद अहमद सिद्दीकी की ज़राफ़त का माहौल मकामी और मखसूस है। इनके मौज़ूआत ज़्यादातर अलीगढ़ की अकामती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, इसलिए बाज़ औक़ात उनके इशारे नाकाबिल फ़हम हो जाते हैं, ये सैयद अब्दुल्ला ने कहा है। फिर अगला पॉइंट है, रशीद लफ्ज़ों के उलटफेर और आयत लफ्ज़ी से ज़राफ़त पैदा करते हैं। इनकी तहरीर में चुभन होती है, जिससे मौजू या निशाना तंजर ज़राहत महसूस कर सकता है, सैयद अब्दुल्ला ने यह भी कहा है। फिर अगला पॉइंट है कि अलीगढ़ में जिन शख्सियतों ने मुझे मुतासिर किया उनमें सरफहरशत पर प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम है, ये मोहम्मद हसन ने कहा। अलीगढ़ में जिन शख्सियतों ने मुझे मुतासिर किया उनमें सरफहरशत प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम है, ये मोहम्मद हसन ने कहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी को अपने दौर का सबसे बड़ा मिजाह निगार एहतशाम हुसैन ने कहा है। एहतशाम हुसैन ने इन्हें क्या कहा है? सबसे बड़ा मिजाह निगार। ठीक है साथियों, तो ये था रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। अब इनका जो मज़ामीन है, इंशाइया है अरहर का खेत, अब उसका हम खुलासा आपको बताएंगे ना। क्यों, अब चलते हैं जो रशीद अहमद सिद्दीकी का एक इंशाइया है अरहर का खेत, उसका खुलासा देखते हैं। उसका खुलासा चूँकि आप देखेंगे तो ऐसे तो बहुत लंबा है, ये बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन इसका खुलासा, मुख्तसर खुलासा आपको बताएंगे। मुख्तसर खुलासा ये है कि जो देहात में अरहर के खेत होते हैं, उस अरहर के खेत को रशीद अहमद सिद्दीकी ने लंदन के एक हाइड पार्क से जोड़ दिया है। जितनी तारीफ़ वो लंदन के हाइड पार्क की करते हैं, उतनी ही तारीफ़ एक अरहर के खेत की करते हैं। तो इसका हम छोटा सा खुलासा आपको बता रहे हैं। देहात में अरहर के खेत को वही अहमियत हासिल है जो हाइड पार्क को लंदन में। देहात और देहातियों के सारे मनसबी फ़राइज़, फितरी हवाइज और दूसरे हवादिस यही पेश आते हैं। हाइड पार्क की खुशफेलियाँ आर्ट या उसकी उरियानियों पर ख़त्म होती हैं। अरहर के खेत की कुछ खुशफेलियाँ अक्सर वाटरलू पर तमाम होती हैं। यूरोप की औरतों को हुकूक तलबी का ख्याल बहुत बाद में पैदा हुआ, लेकिन अरहर खेत में कितनी गाँव वालियाँ मिसेज पंखरसेट से पहले ये मुहिम सर कर चुकी है। ये देहातों की असेंबली है जहां औरतों और बच्चों को गांव की इंतज़ामी हुकूमत में इतना ही दखल होता है जितना हिंदुस्तानियों को असेंबली या काउंसिल में। दोनों बोलते हैं, जिद करते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं, बिसुरते हैं और अपने अपने घर का रास्ता देख लेते हैं। फिर देहाती औरतें और बच्चे कुछ और मुफीद काम कर जाते हैं जिनसे उनको और खेत को दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक, उसके बाद में अगर देखा जाए तो उन्होंने गांव की खूबी को बताते हुए उसको जो है यूरोप के लंदन के हाइड पार्क से जोड़ते हुए ये कहा है कि फिर भी एक गांव की तारीफ़ अभी हो रही है। शाम का धुंधला और गांव का धुआं फैलने लगता है, कुत्ते भौंकने लगते हैं, किसान और उनके थके हुए मवेशी एक दूसरे से सरगोशी करते हुए देहात को वापस आते हैं। दोनों के जहन में एक ही बात है, यानी घर पहुंचकर खाना मिलेगा, सोने को मिलेगा और आफियत मिलेगी। मवेशी और मालिक दोनों का ख़ानदान एक ही होता है। किसान की बीवी, उसके बच्चे और बच्चियां और उसका बोसीदा झोंपड़ा किसान के लिए इतने ही अजीज और कारआमद होते हैं जितने खुद मवेशी के लिए। किसान और मवेशी दोनों एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, इसलिए ज़िंदगी की तकलीफ़ को खातिर में नहीं लाते। किसान कितना ही फलाकतज़दा हो क्यों ना हो, रोशन ख्याल मियाँ बीवियों से ज़्यादा ज़रूरी और पुरुम्मीद रहता है। फिर जो है अब यूरोप के बारे में भी कुछ कहते हैं। इन्होंने कहा है कि फ़ौजी जिस पर दो एक शब्द बेदार बुजुर्ग इस तौर से बैठे हुए गर्दोपेश का जायज़ा लेते हैं जैसे पहली जंग अजीम के
इख्तिताम पर यूरोप के सूरमा शाखे जरी पर बैठे हुए गर्दोपोश और नज़दीक व दूर कब्जा जमाने की फ़िक्र में हों। औरतों की कुछ तादाद जमा हुई। थोड़ी देर तक मजीद कुमक का इंतज़ार किया गया। उनमें जो जवान थी कुएं की जगत पर बैठी थीं, पांव लटकाए हुए और गुनगुनाती हंसती बूढ़ियों को ब्राह्मी व बेजारी की दावत देती हुई। कुछ बूढ़ियाँ थीं जो जगत के नीचे बैठी कराह रही थीं। कुछ लोग तो जो जवान औरतें थीं वो कुएं पर बैठी थीं पांव लटकाए हुए, और कुछ बुढ़िया जो थी वो जगत के नीचे बैठी कराह रही थी। कभी गालियाँ देती, कभी खांसने लगती। एक टोली और आ पहुंची और सब एक दूसरे के पीछे चलने लगे। जिस्म को तौलते हुए नौजवान गर्दोपेश और नज़दीक को दूर कब्जा जमाने की फ़िक्र में हों। औरतों की कुछ तादाद जमा हुई। अभी गांव की तारीफ़ें बता रहे हैं। थोड़ी देर तक मज़ीद कुमक का इंतज़ार किया गया, और हमने जैसे अभी आपको बताया कि उनमें जो जवान कुएं की जगत पर थीं, पांव लटकाए हुए गुनगुनाती हंसती बूढ़ियों को जो है ऐसे ही बूढ़ियों से मजाक कर रही थीं, और कुछ जो बुढ़ियाँ थीं वो जगत के नीचे बैठकर करा रही थीं। कभी गालियाँ देती, कभी खांसने लगती। तभी एक टोली और आ पहुंची। सब एक दूसरे के पीछे चलने लगी। जिस्म को तौलते हुए नौजवान लड़खड़ाते तो एक हल्की सी चीख और बुलंद कहकहा के साथ संभल जाती। बूढ़ियों का कदम डगमगाता तो ज़मींदार वो किसान जिसका खेत हाशिए पर होता, मौसम पास के लड़का लड़की या खुश खिराम नौजवान औरतों को गालियाँ देने लगता। जब किसी किसान का खेत में आप बैठेंगी, वहीं पर पंचायत करेंगी और उसके फसलों को रौंदेंगी तो वो गालियाँ देगा ही। चलते चलते काफिला एक तारीख नाबालिग उबूर फैसल के सामने रुक गया। ये देहाती बेल्जियम के किले थे। तो अब देहात को या देहात के एक खेत को रशीद अहमद सिद्दीकी ने यूरोप के या लंदन के हाइड पार्क से जोड़ दिया और वहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से जोड़ दिया। तो आगे है मुफलिसी का इज्तिमा इतना ही बेफायक है जितना बेमिर्चों का सालन या बेतंबाकू का पान। माना कि मिर्च और तंबाकू सेहत के लिए मुजिर हैं, मतलब नुकसानदायक हैं, लेकिन तंदुरुस्ती का मशरफ तंदुरुस्ती को हर कीमत पर कायम रखना ही नहीं, इससे लुत्फ़ उठाना भी है। शबाब में बुढ़ापे का लफ्ज़ अगर उसे लुत्फ़ कह सकते हैं, उठाना मुमकिन है, लेकिन बुढ़ापे में शबाब का कैफ कैसे पैदा किया जा सकता है? शबाब और पीरो दोनों हालत मुंतज़रा हैं। एक का मकसूद इंतज़ार दुश्मनों ईमान व आगाही है, रहज़न न तमकीन व होश है, और हमेशा अक्ल से शर्मसार होने पर इसरार है। दूसरी तरफ पीरी है जो अक्ल ही नहीं हर हवास से शर्मसार है। तो आगे चलते हैं। एक पटवारी थी तो उसकी बीवी ने इस साल कौन से नए जेवर बनवाए हैं, रुकमीना के बच्चे क्यों नहीं पैदा होते, और सुखिया के हमल कैसे ठहर गए। एक ने कहा मेरी गाय के बछिया होगी, दूसरी बोली पहलौठी की बछिया हो चुकी है, अब के बछवा होगा। ये सब तमाम बातें हैं जो गांव की पंचायत में औरतें करती हैं। इस पर इख्तिलाफ आरा हुआ और हमारे लीडरों की तरह दोनों भूल गईं कि दरअसल किस शुगल में मसरूफ़ थीं और अब क्या हो रहा है। भगदड़ मच गई। खेत के चारों तरफ से मर्द और औरतें, गीदड़, कुत्ते, लोमड़ी, बिलाओ निकलने मतलब जो है बिल्ली भागने लगे जैसे असेंबली में बम गिरा हो। एक असेंबली से जोड़ दिया है इन्होंने गांव की पंचायत को, और चूँकि पंचायत कहाँ होगी, या तो खेत ओत में होगी, तो उसको अरहर का खेत बता दिया है। तो मुअल्लिम की हैसियत से क्लास में तन्हा पाया जाना पाने वालों के लिए बड़ी दिलचस्पी का मूजिब होता है। जैसे किसी गैर मुतवक्के मुकाम पर किसी नादिर वल वजूद जानवर का ढांचा मिल जाना, उस गुजर जाने वाले को मुखातिब करना और उससे इजहार बरतरी करना जरूरी हो जाता है। तो गांव की पंचायत के बारे में इन्होंने बताया है, और इस तरह से बताया है कि जैसे गांव की पंचायत के बारे में नहीं बता रहे हूँ, ये यूरोप के किसी जो है हाइड पार्क के बारे में बता रहे हूँ और वहाँ की असेंबली के बारे में बता रहे हूँ। ठीक है। तो इसी में जो है और एक कहानी है, क्योंकि ये बड़ा है, इनका जो अरहर का खेत है ना ये थोड़ा बड़ा है। हाजी साहब किबला ने कुछ उकता कर कुछ
इख्तियार होकर फरमाया, अरे मियाँ ये सब तो हुआ, क्लास में बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा। मैंने कहा, और क्लास की डिसिप्लिन का कौन जिम्मेदार होगा? फरमाया, अस्सलाम वालेकुम। तो इसका खुलासा बस यही है कि इतना समझ लीजिए आप लोग कि जो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, इन्होंने अपने इस इंशाइया में गांव की पूरी ज़िंदगी को और गांव की पंचायत को, गांव के लोगों को, गांव के कुत्ते बिल्लियों को और गांव के खेत को, जहां पर पंचायत होती है उसको अरहर का खेत बनाया और इन सब चीज़ों को बयान किया है। और इन सब चीज़ों को ऐसे बयान किया है कि जैसे वो गांव की चीज़ें नहीं हैं, वो लंदन की चीज़ें हैं, यूरोप की चीज़ें हैं, यूरोप का पार्क है वो, यूरोप की असेंबली है वो। तो इस तरह से गांव की ज़िंदगी को, देहात की ज़िंदगी को इन्होंने यूरोप की ज़िंदगी से जोड़ दिया। ठीक है, तो इनकी कहानी यही है अरहर का खेत, कि इसमें जो है ना ही कोई किरदार समझ में आता है, ना ही किसी का नाम लिया गया है, बस गांव की ज़िंदगी है। ठीक है, और गांव देहात की एक जो पंचायत होती है उसको असेंबली इन्होंने कहा, और जहां पर पंचायत होती है उसको अरहर का खेत बता दिया। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने यूरोप के पार्क से जोड़ दिया और वहाँ के असेंबली से जोड़ दिया है। तो यही सब चीज़ें हैं। गांव की जो भी पंचायत होती है, अच्छे बुरे, गांव की जो औरतें बैठ के पंचायत करती हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा बुरा या कुछ और बयानबाजी करती हैं। कुआं है, कुएं के ऊपर बैठी हैं, कुछ कराह रही हैं, कुछ जो है लोटपोट हो रही हैं, हंसी के गुब्बारे हो रहे हैं, दुनिया भर का तमाम पंचायत हो रहा है। ये सब सारी चीज़ें जो है यूरोप के पार्क से जोड़ दिया, और वहाँ पर जो है जैसे शाम होती है सब लोग भागते हैं अपने घरों की तरफ, उसी तरह से असेंबली को जोड़ दिया कि वहाँ से जो है अपने घर तक सब आते हैं। तो यही है मुख्तसर खुलासा, बहुत बड़ा है। तो इसमें मेन चीज़ें यही हैं कि गांव की ज़िंदगी को, गांव के देहाती ज़िंदगी को, अरहर के खेत को इन्होंने यूरोपीय ढंग से, यूरोप के पार्क को और यूरोप के असेंबली से जोड़ दिया है। तो यहीं पर आपका ये आज का क्लास ख़त्म होता है साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।